हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे जो है क्लासिकल मॉडल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट दैट इज बेस्ड ऑन सेज लॉ ऑफ सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। क्लासिकल मॉडल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो इसका स्टेटमेंट क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं। क्लासिकल्स ने जब अपना मॉडल दिया था तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट का ही मॉडल क्यों दिया था, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसको समझते हैं पहले। क्लासिकल्स गेव द मॉडल ऑफ or the theory of income and employment. इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट या सबसे प्रमुख आप कह सकते हैं पैरामीटर हैं। क्यों प्रमुख हैं सबसे, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक गोल है, कोई भी अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे पहले ये कोशिश करती है कि वहाँ का जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो हाई लेवल पे हो या जितना है एग्जिस्टिंग लेवल पे उससे ज़्यादा उसको इंक्रीज करने की बात करती है। जीडीपी का सीधा संपर्क है रोजगार के साथ या बेरोजगारी के साथ। किसी भी इकोनॉमी में अगर हम इनकम या राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो इनकम के इंक्रीज होने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट का इंक्रीज होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनकम इंक्रीज हो रही है लेकिन रोजगार इंक्रीज नहीं हो रहा तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। और इनकम और एम्प्लॉयमेंट का जो रिलेशन है वो कैसा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्प्लॉयमेंट। अगर इनकम बढ़ेगी तो इसका जो असर रोजगार पे पड़ेगा वो कैसा होगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इनकम या राष्ट्रीय आय इंक्रीज होने से रोजगार भी इंक्रीज होता है। क्लासिकल्स ने इनकम और एम्प्लॉयमेंट का ही मॉडल क्यों दिया था, क्योंकि इनकम इंक्रीज करना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है या फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव होता है। अब हम ये समझते हैं कि इनका मॉडल क्या था, थ्योरी क्या कहती थी। स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरी। थ्योरी कैसी अर्थव्यवस्था के लिए थी, विश्व की सारी अर्थव्यवस्था के लिए नहीं थी, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इट वॉज फॉर कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था जहां पे थी वहां के लिए ये सिद्धांत लागू होता है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग सप्लाई पूर्ति और डिमांड मांग जो है वो हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे। सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड और इस पोजीशन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसको हम NF से डिनोट करते हैं। N मीन्स लेबर एंड F मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर रिसोर्सेस। अगर 100 लेबर सप्लाई है तो क्लासिकल्स ये मानते हैं कि 100 लेबर डिमांड भी होगी और जो भी श्रमिक एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने के लिए इच्छुक है उसे काम मिल जाएगा और किसी भी प्रकार की अनिच्छिक या इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अर्थव्यवस्था में नहीं होगी। तो क्लासिकल्स का स्टेटमेंट क्या था, एक स्वतंत्र बाजार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संतुलन हमेशा बना रहता है और अनिच्छिक बेरोजगारी कभी भी नहीं आती। अगर किसी भी कारणवश असंतुलन पैदा होता है तो अपने आप सप्लाई और डिमांड फोर्सेस या पूर्ति और मांग की शक्ति के कारण फिर से संतुलन जो है वो एस्टैब्लिश हो जाता है। इन अ फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देयर इज ऑलवेज इक्विलिब्रियम and involuntary unemployment will never exist, and if there is unequilibrium in any condition, equilibrium will be established by the forces of supply and demand. ये है क्लासिकल की थ्योरी। क्लासिकल्स ने ये सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत को हमें दो तरीके से पढ़ना है, एक तो थ्योरेटिकली जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि इन थ्योरी क्लासिकल्स क्या कहते थे। कि एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई है कि इसको रिपीट कर दिया जाए, फिर से हम समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। क्लासिकल सिद्धांत या क्लासिकल्स की जो थ्योरी है, जो मॉडल है, उसका जो स्टेटमेंट है, अगर आप उसको समझ पाएंगे तो उसके बाद ही आप पूरे मॉडल को समझ सकते हैं।
इसमें कुछ पॉइंट्स हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बात की क्लासिकल थ्योरी की। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम थी, आय का सिद्धांत था, एवं रोजगार का सिद्धांत था, एम्प्लॉयमेंट। तीसरा पॉइंट कि क्यों आय एवं रोजगार का सिद्धांत था, क्योंकि इनकम जो है वो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी अर्थव्यवस्था का। से कहते हैं जीडीपी को इंक्रीज करना मूल उद्देश्य होता है विश्व की किसी भी अर्थव्यवस्था का। जीडीपी के साथ सीधा संबंध है रोजगार का। इनकम के बढ़ने के साथ साथ रोजगार का बढ़ना भी जरूरी है और दोनों के बीच में जो है वो पॉजिटिव रिलेशन है। इनकम इंक्रीज होगी तो रोजगार या एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी। पहली चीज क्लियर है, क्लासिकल थ्योरी जो थी वो थ्योरी ऑफ इनकम एंड थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट थी। सेकंड, क्लासिकल थ्योरी जो थी वो कैसी अर्थव्यवस्था के लिए लागू होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहां निजी क्षेत्रों के हाथ में सबसे ज्यादा उत्पादन गतिविधियों है और सरकार का हस्तक्षेप जो है वो ना के बराबर है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब प्राइवेट ओनरशिप मैक्सिमम है या प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा की जाती हैं। दूसरी कंडीशन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ साथ है फ्री मार्केट इकोनॉमी। एक स्टूडेंट ने कुछ डाउट पूछा, फिर से टाइप कर दीजिए, उस डाउट क्लियर नहीं हो रहा है आपका। फ्री मार्केट इकोनॉमी, स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था। फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब है कि जहां पे कीमत दर का निर्धारण पूर्ति एवं मांग वक्र से होता है। ये है आपका डिमांड कर्व, ये है सप्लाई कर्व। जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे ये डिटरमिन करेगी प्राइस लेवल को। प्राइस लेवल इज डिटरमिन्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई, उसको कहते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। या कीमत दर का निर्धारण जो है पूर्ति एवं मांग के द्वारा किया जाता है तो उसे हम कहते हैं स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था। क्लासिकल्स की जो थ्योरी थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और फ्री मार्केट इकोनॉमी के लिए थी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फ्री मार्केट इकोनॉमी को फॉलो करते थे, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ है हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ही बात करते हैं जहां पे फ्री मार्केट इकोनॉमी है या किसी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जब प्राइस एलोकेशन होता है वो डिमांड और सप्लाई के आधार पे होता है और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन या सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर होता है। कंपनी वर्क अगर रोबोट बेस्ड होगा, आपका जो क्वेश्चन है स्टूडेंट ने पूछा अगर रोबोट कंपनी में काम करते होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, तो ये जो है हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अगर रोबोट की आप बात करते हैं तो ये एक तरीके का आपका फिक्स्ड कैपिटल है, स्थिर पूंजी। फिक्स्ड कैपिटल की अगर हम बात करें और रोबोट की स्पेसिफिकली बात करें तो रोबोट जो है ये डिस्प्लेस करेगा लेबर को। तो ऐसा तो संभव है नहीं कि हम सारे लेबर को डिस्प्लेस करके रोबोट ले आए, लेकिन कुछ रोबोट्स अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं उसके बावजूद भी हमें लेबर की जरूरत होगी। तो जीडीपी के साथ जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो इसका जो रेट है वो कम हो सकता है, रेट ऑफ इंक्रीज। लेकिन अगर जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो ज्यादातर कंडीशंस में एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी, उसका जो दर है बढ़ने का वो कम हो सकता है। मान लेते हैं 5% जो है 5% जीडीपी इंक्रीज हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जो है 2% भी इंक्रीज हो सकता है या 1% भी इंक्रीज हो सकता है या रेयर कंडीशंस में 0% भी रह सकता है। लेकिन यूजुअली एक स्टूडेंट ने पूछा है बुक का नाम, बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स में फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, आप एच.एल. आहूजा किताब का नाम है, इसको पढ़िए। एच.एल. आहूजा मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी एंड पॉलिसी। ओके, तो हम लोग कहाँ पे क्लासिकल्स की अगर हम बात करें तो हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं और फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमेशा
हाँ, हिंदी मीडियम के लिए भी आपको एच एल आहूजा बुक ही रिफर करनी है। फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ही कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट है कि एक फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो क्लासिकल्स ने दिया था वो क्या कहता है। वो ये कहता है कि हमेशा देखिए, बुक्स की जो क्वेरी है आप लोग क्लास के बीच में मत पूछे, ये पहली क्लास नहीं है, ये मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी क्लास है और इससे लेक्चर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। जो भी आपकी क्वेरीज है आप व्हाट्सएप पे प्लीज पूछिए। अभी लेक्चर के ड्यूरेशन में कोई भी आप बुक रिलेटेड क्वेरीज मत पूछिए। अगर आपको कोई डाउट है जो पढ़ाया जा रहा है बस उससे रिलेटेड ही आप क्वेश्चन पूछिए। ओके, तो हम ग्राफिकली देखते हैं कि क्लासिकल्स की क्या थ्योरी थी। क्लासिकल कहते थे कि डिमांड और सप्लाई जो है वो हमेशा एक फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बराबर रहेगा, दैट इज सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, जो कि कंडीशन है इक्विलिब्रियम की या संतुलन की। अगर इक्विलिब्रियम रहेगा इसका मतलब बेरोजगारी की समस्या, ओवर प्रोडक्शन की समस्या या मंदी की समस्या कभी उत्पन्न नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, सप्लाई विल बी ऑलवेज इक्वल टू डिमांड इन अ फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अगर कभी भी सप्लाई और डिमांड एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पोजीशन को लें, यहाँ पे सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड है। अगर हम बिलो पोजीशन में देखें तो यहाँ पे डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई है। इन दोनों ही कंडीशन में डिसइक्विलिब्रियम है। तो क्लासिकल्स का ये मानना है कि अगर ऐसी कोई भी कंडीशन रहेगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड है, तो सप्लाई अगर ज्यादा होगी तो प्राइस लेवल जो है P1 पे वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा और तब तक शिफ्ट होगा जब तक कि सप्लाई डिमांड के बराबर नहीं हो जाती। अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा है तो कीमत दर में उछाल आएगा और तब तक बढ़ोतरी होगी जब तक हम सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड में फिर से नहीं पहुंच जाते। तो सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड और डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई दोनों ही डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन है। और क्लासिकल्स कहते हैं सप्लाई और डिमांड के फोर्सेस की वजह से हम फिर से इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। तो क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग लेजर फेयर जो है एक ऑप्टिमम कंडीशन है। लेजर फेयर हमने पहले की क्लास में भी डिस्कस किया है, फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं। लेजर फेयर का मतलब है वेरी नेग्लिजिबल और नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसका क्या मतलब है कि आर्थिक गतिविधियों में या प्रोडक्शन एक्टिविटी में सरकार का हस्तक्षेप जो है वो या तो बहुत कम होगा या ना के बराबर होगा। क्लासिकल्स ये मानते हैं कि इक्विलिब्रियम के लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन किसी भी तरीके से जरूरी नहीं है और अगर असंतुलन की समस्या उत्पन्न होती है तो ये शॉर्ट रन के लिए होती है और इसमें सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। तो ये था क्लासिकल्स का, आप कह सकते हैं, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये हमने थ्योरेटिकली समझा, इसी चीज को हम समझेंगे ग्राफिकली, ग्राफ की हेल्प से कि ग्राफिकली हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन कौन से मॉडल क्लासिकल्स ने दिए थे और उनका फुल एम्प्लॉयमेंट मॉडल क्या था। फुल एम्प्लॉयमेंट मॉडल जो है उसको हम पढ़ेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट मॉडल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट गिवन बाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। कोई भी मॉडल पढ़ने से पहले ये जरूरी है कि हम ये जान लें कि आर्थिक गतिविधियां जब होती हैं तो बहुत डायनामिक होती हैं, उसमें किसी चीज को आप फिक्स नहीं मान सकते हैं। तो इसीलिए मॉडल को वर्केबल बनाने के लिए या मॉडल को सही साबित करने के लिए कुछ चीजें एज्यूम की जाती हैं, एजम्पशंस लिए जाते हैं। तो पहले हम एजम्पशंस को समझेंगे। एजम्पशंस ऑफ द क्लासिकल मॉडल, सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशन या जिसके बेस पे या जो फाउंडेशन था क्लासिकल मॉडल का वो था सेज लॉ। इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सेज लॉ क्या होता है, सेज लॉ किसने दिया और सेज लॉ कैसे क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का आधार माना जाता है। सेज लॉ दिया था जेबी से ने, जेबी से, और इन्हीं के नाम पे ये लॉ है
जेबी से जो है एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं। इनका लॉ क्या था? इनका लॉ बहुत सिंपल था, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इनके अनुसार अगर पूर्ति है बाजार में तो मांग जो है स्वतः आ जाएगी, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर सप्लाई है फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स की, तो डिमांड या मांग भी 100 यूनिट्स के बराबर होगा। इसके पीछे जो लॉजिक था वो था माइक्रो इन नेचर। इसको कैसे लॉजिकली इन्होंने एक्सप्लेन किया था उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ शू फैक्ट्री। शू फैक्ट्री है, उत्पादन किसका हो रहा है? जूतों का या शूज का उत्पादन हो रहा है। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ n k t। ये क्या है? सिंपल प्रोडक्शन फंक्शन या उत्पादन फलन है। ये फंक्शन ऑफ का मतलब क्या है कि y डिपेंड्स ऑन, उत्पादन करने के लिए किन किन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन के साधन की हमें जरूरत है। पहला है एन लेबर, के है कैपिटल स्थिर पूंजी, टी है टेक्नोलॉजी या तकनीक। यहाँ पे हम बात करें लेबर की, कैपिटल की, टेक्नोलॉजी की। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसका मतलब फैक्टर पेमेंट भी होंगे। y इज आउटपुट, टोटल उत्पादन कितना हो रहा है। जो भी आप लोग के डाउट्स है उसको आप लोग नोट करके रखिए, जब लेक्चर खत्म होगा हम 10 मिनट का टाइम देंगे, उसमें आप लोग पूछिए। वाई, एक स्टूडेंट ने पूछा था वाई क्या है? आउटपुट है, टोटल आउटपुट या कुल उत्पादन। कुल उत्पादन किस पे निर्भर करेगा? उत्पादन के साधनों पे निर्भर करेगा, कितने श्रमिक इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना स्थिर पूंजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या तकनीक हम किस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ NKT। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसका मतलब फैक्टर पेमेंट भी होगा। जो अलग अलग उत्पादन के साधन है उनको पेमेंट किया जाएगा। किस फॉर्म में पेमेंट होगा? अगर लेबर है n तो उसको वेजेस मिलेंगे, कैपिटल है तो इसके लिए आप इंटरेस्ट रेट देंगे, लैंड है तो रेंट देंगे, जो प्रोड्यूसर है वो अपना शेयर लेगा प्रॉफिट के रूप में। ये सब क्या इनकम है, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की और प्रोड्यूसर की अपनी इनकम है जो प्रॉफिट के रूप में है। क्लियर है यहाँ तक? अब जब इन सबको इनकम मिल रही है, ये इनकम खर्च करेंगे और खर्च करके ये मानते हैं कि ये जो इनकम है यही डिमांड जनरेट करेगी शूज के लिए जो प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जरूरी तो नहीं है कि जो इनकम अर्न की जा रही है वो सारी की सारी इनकम शू को खरीदने में खर्च की जाएगी। और यही ये जो सेज लॉ था इसका लिमिटेशन था। ये मानते थे जो उत्पादन के साधन हैं क्योंकि वो आय अर्जित कर रहे हैं तो वो व्यय करेंगे, और वो व्यय जो है वो सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड को एस्टैब्लिश करेगी। लेकिन ये लिमिटेशन किस चीज की? कि जो फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रहा है जरूरी नहीं है कि उस वो प्रोडक्ट एक नेसेसिटी कमोडिटी हो, एसेंशियल कमोडिटी हो सकता है कि वो साल में आप एक या दो बार खरीदते हो, और उस वजह से हो सकता है कि जितने शूज का प्रोडक्शन हो उतनी डिमांड जनरेट ना हो पाए। और ये लिमिटेशन थी सेज लॉ की, जिसकी वजह से जो पूरी क्लासिकल थ्योरी सेज लॉ पे बेस्ड थी वो पूरी 1929 में जब मंदी आई तो वो पूरी तरीके से फेल हो गई, क्योंकि सेज लॉ जो है वो अपने आप में एक डिफेक्टिव लॉ था। पहला एजम्पशन या बेसिस क्या था? सेज लॉ। दूसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो था क्लासिकल थ्योरी का, पहला था सेज लॉ, दूसरा था वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी।
वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी में वेज तो क्लियर है, जो भी लेबर काम कर रहे हैं उनकी जो भी आमदनी है वो वेज है, और प्राइस जो है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी को शो करती है। जिस भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है उसकी कीमत को हम कहते हैं प्राइस। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब डिग्री ऑफ चेंज, परिवर्तन होने की संभावना जो है वो कितनी है। क्लासिकल्स ये मानते थे कि वेज और प्राइस दोनों ही बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल है मतलब इजीली उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है। इनके अनुसार अगर किसी टाइम पीरियड में रिसेशन या डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है तो सबसे पहली चीज क्या होगी, कुल मांग में कमी आएगी। तो कहते हैं कुल मांग में अगर कमी आएगी और मांग जो है वो सप्लाई से कम हो जाएगा, तो क्योंकि प्राइस फ्लेक्सिबल है इसलिए प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। ये प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरी चीज, अगर एग्रीगेट डिमांड कम हो रहा है तो इसका मतलब जो वेज एग्रीगेट डिमांड के कम होने के साथ साथ लेबर डिमांड जो है वो भी कम हो जाएगी। अब कम लोगों की जरूरत है काम करने के लिए, लेबर डिमांड कम होगी, तो लेबर डिमांड को बढ़ाने के लिए क्लासिकल्स ने ये सोल्यूशन दिया। ओके, फिर से रिपीट कर देते हैं कि अगर रिसेशन की सिचुएशन आई जो कि डिसइक्विलिब्रियम को शो करता है। रिसेशन क्या शो करता है, डिसइक्विलिब्रियम। अगर डिसइक्विलिब्रियम है तो हम दो चीज समझ रहे हैं कि वेजेस फ्लेक्सिबल होंगे तो इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश होगा, प्राइजेस फ्लेक्सिबल होंगे। फ्लेक्सिबल मतलब इजीली इनमें परिवर्तन लाया जा सकता है। तो क्लासिकल्स कहते हैं अगर रिसेशन है तो पहले हम प्राइजेस को समझते हैं कि प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी से कैसे इक्विलिब्रियम रिस्टोर किया जाता है। एग्रीगेट डिमांड जो है वो घट गई इन कंपैरिजन टू एग्रीगेट सप्लाई, तो प्राइस क्या होंगे, कीमत दर जो है वो बढ़ जाएगी। कीमत दर के बढ़ने के साथ फिर से एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगी। ऐसा कहते थे क्लासिकल्स कि क्योंकि प्राइस जो है वो परिवर्तनशील है इसलिए एग्रीगेट डिमांड के घटने के साथ साथ सीधा असर देखा जा सकता है कीमत दर पे। कीमत दर अगर बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड घटेगी तो कीमत दर जो है वो घट जाएगी। कीमत दर के घटने के साथ, क्योंकि इनका इनवर्स रिलेशनशिप है, कीमत दर घट जाएगी। कीमत दर के घटने के साथ साथ एग्रीगेट डिमांड जो है वो फिर से बढ़ेगी और वो बराबर हो जाएगी एग्रीगेट सप्लाई की। इसको नोट डाउन कर लीजिए, एग्रीगेट डिमांड घटेगी तो प्राइस लेवल भी घटेगा। अगर किसी वस्तु की मांग में कमी आएगी तो उसकी कीमत दर में भी कमी आएगी, और जब वस्तु की कीमत दर में कमी आएगी तो उसकी जो मांग है वो फिर से बढ़ जाएगी। अब वेजेस को समझ लेते हैं कि वेज फ्लेक्सिबिलिटी से इक्विलिब्रियम कैसे स्टैब्लिश होता है। फॉर एग्जांपल एग्रीगेट डिमांड जो है वो घट गई मंदी के समय। अगर एग्रीगेट डिमांड घटेगी तो जो लेबर डिमांड है, एन डी से हम इसे सिंबलाइज कर सकते हैं, एन मीन्स लेबर, डी मीन्स डिमांड। लेबर डिमांड घट जाएगी। लेबर डिमांड अगर घटी है तो यहाँ पे अगर वेजेस जो हैं उन्हें कम कर दिया जाए, क्योंकि हम वेज फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो कम वेजेस पे प्रोड्यूसर्स जो है ज्यादा लेबर की डिमांड करेंगे, क्योंकि लेबर जो है वो सस्ता हो गया है। तो जब लेबर डिमांड फिर से बढ़ जाएगी तो इक्विलिब्रियम जो है वो फिर से एस्टैब्लिश हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा गुड्स का प्रोडक्शन होने लगेगा। और वेजेस अगर घटेंगी तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, तो वो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने में भी कारगर साबित होंगी। तो अगर वेजेस भी परिवर्तनशील हैं और प्राइजेस या कीमत भी परिवर्तनशील है तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी से हम डिस इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम पे दोबारा आ सकते हैं। कि वेजेस को फिर से रिपीट कर देते हैं कि वेजेस फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। वेज फ्लेक्सिबिलिटी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी मेजर इंडिकेटर्स हैं उनका रिलेशनशिप ही आपको समझना है। वेज फ्लेक्सिबिलिटी को ऐसे समझिए कि किसी समय काल में कुल मांग या एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो गई। एग्रीगेट डिमांड कम हो गई इसका मतलब कि जो उत्पादन कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर है, वो अब पहले से कम प्रोड्यूस करेंगे। जब मांग कम हो गई, फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा था
अब 50 यूनिट्स की डिमांड है, तो क्या प्रोड्यूसर 100 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे? नहीं करेंगे। वो अब कितना प्रोड्यूस करना चाहेंगे? 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहेंगे। 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए अब उनको लेबर कम चाहिए, तो लेबर डिमांड जो है वो घट जाएगी। इस लेबर डिमांड को बढ़ाने के लिए वेजेस जो हैं, अगर उनको कम कर दिया जाए, तो अगर वेजेस कम कर दिया जाए तो 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए फॉर एग्जांपल 50 रुपीस वेजेस दिए जा रहे थे 10 यूनिट्स ऑफ लेबर को। अगर वेजेस कम कर दिया जाए 50 50 रुपीस की जो टोटल दिए जा रहे हैं 10 को, तो अगर हम इसको 20 कर दें, 20 यूनिट्स ऑफ लेबर कर दें, तो जो प्रति व्यक्ति इनकम है या वेज है वो रिड्यूस हो जाएगा। 100 रुपीज आपका टोटल वेजेस, आप उससे 10 यूनिट्स लेबर जो है वो एम्प्लॉय कर रहे थे, इससे आप 20 यूनिट्स लेबर भी एम्प्लॉय कर सकते हैं। पर यहाँ पे और यहाँ पे फर्क क्या है कि 20 यूनिट्स जब आप लेबर को ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो आपके वेजेस जो हैं कंपैरेटिवली वो कम होंगे। इसी पॉइंट को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, फिर से समझते हैं। एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस हो गया। एग्रीगेट डिमांड फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट्स थी, कुल मांग पहले 100 थी, 100 यूनिट्स की थी, तो जो उत्पादन कर रहे थे वो भी 100 यूनिट्स का उत्पादन कर रहे थे। अगर एग्रीगेट डिमांड जो है वो रिड्यूस होके 50 हो गई, तो जो उत्पादन करता है या जो प्रोड्यूसर है वो 50 यूनिट्स का उत्पादन करेंगे। इसका मतलब लेबर डिमांड जो है वो घट जाएगी। अब हमको ये लेबर डिमांड जो है ये बढ़ानी है, इसके लिए हम क्या करेंगे? वेजेस को रिड्यूस कर देंगे। अगर वेजेस रिड्यूस हो गए, तो अब जो प्रोड्यूसर है वो जितने श्रमिकों को उसने काम पे लगाया था, अब उससे ज्यादा श्रमिकों को काम पे लगा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1 यूनिट ऑफ लेबर की कॉस्ट जो है, या 1 यूनिट ऑफ लेबर या एक श्रमिक को वो 10 रुपए देते थे दिन का, अगर ये 10 की जगह 5 हो जाए, तो पहले एक लेबर प्रोड्यूसर एक लेबर से काम करा रहा था, अब वो 2 लेबर से भी काम करा सकता है 10 रुपए में। क्लियर है ये पॉइंट? यही हम कह रहे हैं कि अगर वेजेस को रिड्यूस कर दिया जाए, अगर फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं वेज पर डे वेज जो है 10 रुपए दिया जाता है, एक व्यक्ति को काम करने के लिए 10 रुपए दिया जाता है, अब उसको 5 रुपए दिया जा रहा है, मतलब हम वेजेस को कम कर रहे हैं। अगर 5 रुपए दिया जाएगा तो अब 2 लोग जो हैं वो काम कर सकते हैं, तो लेबर डिमांड क्या हो रही है? 1 से 2 हो जा रही है, मतलब लेबर डिमांड इंक्रीज हो रही है। यही पॉइंट हम यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं कि अगर एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो आउटपुट भी कम होगा और लेबर डिमांड भी कम होगा। लेबर डिमांड को बढ़ाने के लिए अगर हम वेजेस को कम कर दें, तो लेबर डिमांड जो है बढ़ जाएगी। अगर हमें ₹10 देना पड़ रहा था एक दिन के काम के लिए, अब ₹5 देना पड़ रहा है, तो हम एक व्यक्ति की जगह 2 व्यक्ति को रोजगार दे सकते हैं। यही पॉइंट हम यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि अगर वेजेस फ्लेक्सिबल हैं, अगर वेज रेट को इजीली चेंज किया जा सकता है, तो जितने लोगों को काम मिल रहा है या जो लेबर डिमांड है उसको भी इंक्रीज किया जा सकता है। अगर वेजेस फिक्स्ड हो जाए ₹10 पे, तब तो आप नंबर ऑफ लेबर को नहीं इंक्रीज कर सकते, लेकिन अगर वेजेस को रिड्यूस किया जा सकता है, तो एग्रीगेट डिमांड के कम होने पे जो लेबर डिमांड कम हुई है उसको इस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, वेजेस को कम करके। क्लियर है सबको? ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं कि इनका, ओके सबको क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड की कोई संभावना नहीं होगी। डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड का क्या मतलब है कि सिंपली ये कहते हैं कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि कभी भी एग्रीगेट डिमांड या कुल मांग में कमी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये सेज लॉ में बिलीव करते हैं, सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड में। तो कभी भी कुल मांग में कमी नहीं आएगी, जितनी कुल मांग होगी उतनी ही कुल मांग रहेगी और सप्लाई हमेशा डिमांड के बराबर रहेगा।
नेक्स्ट एजम्पशन इनका लेजेस फेयर, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेजेस फेयर मतलब नेग्लिजिबल और नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, प्रोडक्शन एक्टिविटी में गवर्नमेंट का जो रोल है वो ना के बराबर है। जो भी है वो सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, एक्टिविटीज जितनी भी है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा रन की जाती हैं। देन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज, ये मानते हैं कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट या अनैच्छिक बेरोजगारी, इसको एक बार फिर से डिस्क्राइब कर देते हैं। इनवॉलेंट्री या अनैच्छिक बेरोजगारी का अर्थ ये है कि एग्जिस्टिंग सब्सिस्टेंट वेज रेट, इसका मतलब अगर वेज रेट 100 रुपीज पर डे है तो जो व्यक्ति इस रेट पे काम नहीं करना चाहते, जो इच्छुक नहीं है काम करने के, अगर उन्हें प्रतिदिन 100 रुपए मिलता है तो इसे कहते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। जो भी आज के लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है इसका पीडीएफ जो है नोट्स का, वो आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब स्वैच्छिक बेरोजगारी। अगर आप अपनी मर्जी से जो भी एग्जिस्टिंग वेज रेट है, फॉर एग्जांपल ₹100 पर डे पे काम करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो क्लासिकल्स ऐसी बेरोजगारी को बेरोजगारी नहीं मानते और ऐसी बेरोजगारी को हम वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट या स्वैच्छिक बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। ओके, तो क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है और किसी भी प्रकार की इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट या अनैच्छिक बेरोजगारी क्लासिकल सिद्धांत के अकॉर्डिंग कैपिटलिस्ट फ्री मार्केट या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नहीं पाई जाएगी। ओके, किसी भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो स्वतंत्र बाजार के अधीन है वहां पे अनिच्छिक बेरोजगारी की स्थिति नहीं पाई जाएगी और स्वैच्छिक बेरोजगारी को क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बेरोजगारी नहीं मानते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस। y इज इक्वल टू सी प्लस एस का क्या मतलब है कि इनकम जो है, इनकम या आउटपुट, इनकम जो अर्न किया जा रहा है वाई आउटपुट को भी दिखाता है, इनकम को भी दिखाता है, क्योंकि सर्कुलर फ्लो में आप लोगों ने पढ़ा है कि जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो इनकम के बराबर होगा। इनकम को दो ही प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, या तो उसको उपभोग करने में इस्तेमाल किया जा सकता है कंजम्पशन, जिसको हम सी से इंडिकेट करते हैं, या तो बचत की जा सकती है सेविंग्स, जिसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। दूसरी कंडीशन है कि S इज ऑलवेज इक्वल टू I, बचत हमेशा निवेश के बराबर होगा एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट पॉइंट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट या अनैच्छिक बेरोजगारी की समस्या है ही नहीं, तो क्लासिकल्स ये कहते हैं कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। संतुलन किस प्रकार का होगा? जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, जितने भी लोग काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे उन सबको काम मिल जाएगा। पूर्ण रोजगार पे संतुलन स्थापित होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि अगर हम फुल मॉडल क्लासिकल्स के फुल मॉडल की बात करें तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे कहते हैं 3 स्टेजेस। 3 भाग में क्लासिकल मॉडल का विभाजन किया गया है। पहला जो है वो है विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर ये एज्यूम कर लिया जाए कि किसी भी प्रकार का बचत नहीं हो रहा, लीकेज नहीं है, निवेश नहीं हो रहा, तो किस प्रकार से क्लासिकल मॉडल जो है अपने सिद्धांत को एस्टैब्लिश करता है। दूसरा है विथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तीसरा जो है वो है रोल ऑफ मनी एंड प्राइजेस।
अगर मुद्रा अर्थव्यवस्था में है और मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी है, तो इसका मतलब कीमत भी होगी, मॉनेटरी वैल्यू होगी कमोडिटीज की। तो पहला क्या है, अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कैसे क्लासिकल मॉडल एस्टैब्लिश किया जाएगा, अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट है तो कैसे एस्टैब्लिश किया जाएगा, और अगर मुद्रा जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है तो मनी एंड प्राइसेस के प्राइस या कीमत के कॉन्सेप्ट को लेके क्लासिकल मॉडल जो है वो कैसे एस्टैब्लिश किया जाता है। स्टूडेंट ने कहा y इज इक्वल टू सी प्लस एस को रिपीट कर दें। y जो है वो आउटपुट बराबर इनकम को शो करता है, जितना भी उत्पादन हो रहा है वो हम इनकम के बराबर मानते हैं अकॉर्डिंग टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम जो है वो सोसाइटी में यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड की गई है, कंजम्पशन उपभोग, सेविंग या बचत। या तो आप इनकम को कंज्यूम कर सकते हैं या तो सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज इनकम है तो 70 रुपीज अगर आप कंज्यूम करते हैं तो 30 रुपीज जो है वो आपकी सेविंग है, दैट इज इक्वल टू 100। तो यही बता गया है सिंपली, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, मतलब इनकम को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, कंजम्पशन और सेविंग्स के रूप में। पहला जो स्टेज है हम उसको आज स्टडी करेंगे। क्लासिकल मॉडल के स्टेज को रिपीट करने के लिए एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई है। 3 स्टेज है, 3 स्टेजेस। पहला है विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर जितनी भी इनकम है वो सारी इनकम हम मान लेते हैं, ये अजम्पशन है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। अगर हम ये मान लें कि जितना भी इनकम अर्न कर रही है सोसाइटी या इकोनॉमी, वो पूरी की पूरी इनकम जो है वो कंज्यूम कर लेती है, उसका उपभोग कर लेती है, तो मतलब किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं है, मतलब सेविंग नहीं है, सेविंग नहीं है और इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। दूसरी कंडीशन है विथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर ऐसी कंडीशन है तो सेविंग हमेशा इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा ताकि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश रह सके, ये दूसरे स्टेज की कंडीशन है। तीसरा है अगर मनी या मुद्रा जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, किसी भी वस्तु का अगर आपको उपभोग करना है और वो अगर आपको उसके लिए मनी का पेमेंट करना होगा, मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, तो इसका मतलब रोल ऑफ मनी आता है यहाँ, मनी एंड प्राइस लेवल, कीमत दर। तो पहला है विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेकेंड वन इज विथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, एंड थर्ड इज रोल ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल। ठीक है, ये 3 स्टेज है, इन तीनों स्टेज में ये एक्सप्लेन किया गया है कि क्लासिकल सिद्धांत जो है कैसे एस्टैब्लिश होता है। फर्स्ट स्टेज जो है विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर ये मान लें कि आपकी इनकम जो है वो 50 रुपीज है पूरी इकोनॉमी की और कंजम्पशन भी 50 के बराबर है, तो सेविंग क्या है यहाँ पे 0, इन्वेस्टमेंट 0 मान लेते हैं। तो अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट को हम नहीं लेते हैं और मानते हैं कि इनकम जो है वो कंजम्पशन के बराबर है, तो ये है पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेज। ये सिर्फ एजम्पशन है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। मॉडल को सिंप्लीफाई करने के लिए ये एजम्पशन लिया गया फर्स्ट स्टेज का, विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। क्लियर है सबको? तो हम लोग फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेज में हम लेंगे लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को स्टडी कर रहे हैं और लेबर को यूज करके ही हम आउटपुट प्रोड्यूस करें, क्योंकि लेबर सबसे प्रमुख उत्पादन के साधन में आता है। इसको हम ग्राफिकली समझेंगे। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जो आप देख रहे हैं वो है एनडी, जो इंडिकेट करता है लेबर डिमांड को। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व जो है वो है लेबर सप्लाई। ठीक है,
जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा लेबर डिमांड इज इक्वल टू लेबर सप्लाई, वहां पे हम कहेंगे वो है रियल वेज रेट W/P। एक्स एक्सिस में आप क्या देखेंगे, लेबर एम्प्लॉयड या आप कह सकते हैं लेबर डिमांडेड और लेबर सप्लाइड। लेबर एम्प्लॉयड, this is NS labor supply and this is labor demand. Point of intersection is real wage rate और ये है amount of labor employed। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बार बार ग्रुप लिंक मांग रहे हैं। ग्रुप का जो लिंक है, अगर आपके पास मेरा नंबर है तो आप मुझको एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये शो करता है रियल वेज रेट और एक्स एक्सिस पे कि कितने लोगों को काम मिले या लेबर एम्प्लॉयड कितने हैं। क्लियर है, ये लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। अब आप सोच रहे होंगे कि लेबर डिमांड जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है और लेबर सप्लाई जो है अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है। तो ये देखिए कि लेबर डिमांड जो है उसका वेज या रियल वेज रेट के साथ रिलेशन कैसा है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। वेज रेट जितना ही ज्यादा होगा लेबर डिमांड उतनी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर वेज रेट इतना है तो लेबर डिमांड इतनी होगी, वेज रेट अगर कम होगा तो लेबर डिमांड जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इनका रिलेशन कैसा है, लेबर डिमांड का और रियल वेज रेट का रिलेशन जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। लेबर सप्लाई और वेज रेट का कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल वेज रेट हम ले लेते हैं इस पॉइंट पे, W/P का मतलब है रियल वेज रेट, W मतलब नॉमिनल वेज रेट, अभी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। P का मतलब है एवरेज प्राइस लेवल। ये रियल वेज रेट को दिखाता है जिसमें हमने प्राइस लेवल से नॉमिनल वेज रेट को डिवाइड किया है। इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप समझ लीजिए कि वेज रेट है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए लेबर सप्लाई जो है NS, उसका रिलेशनशिप वेज रेट के साथ कैसा है, सिंपली समझ लीजिए वेज रेट है, मजदूरी दर है। तो अगर वेज रेट जो है यहाँ पे है तो सप्लाई कितनी है, वेज रेट अगर डिक्रीज होगी तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी। ठीक है, एक और ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए वेज रेट का इसके साथ कैसा रिलेशनशिप है, W/P का एग्रीगेट सप्लाई के साथ। जैसे जैसे वेज रेट इंक्रीज होगा वैसे वैसे सप्लाई जो है वो इंक्रीज होगी। जैसे जैसे मजदूरी दर कम होगा वैसे वैसे सप्लाई जो है कम होगी। तो रिलेशनशिप कैसा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसलिए स्लोप कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग या पॉजिटिव स्लोप है। तो दोनों क्लियर हो गया, डिमांड डाउनवर्ड है, सप्लाई अपवर्ड है, और ये कैसे बेस्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एग्रीगेट डिमांड सॉरी लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई विथ रियल वेज रेट। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ एस्टैब्लिश होगा, सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड पे, दैट इज लेबर डिमांड इज इक्वल टू लेबर सप्लाई। और इस पॉइंट पे जितने भी लेबर्स को इस पॉइंट पे रोजगार मिलता है उसको कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर इक्विलिब्रियम। NS is directly proportional to W/P। वेज रेट बढ़ेगा तो ये इंक्रीज होगा, डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू W/P।
वेज रेट बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। जितना महंगा होगा मजदूरी दर उतनी डिमांड कम होगी, जितनी महंगी होगी मजदूरी दर उतनी ही ज़्यादा लेबर की सप्लाई होगी, और इसी के आधार पे लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई का ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेबर सप्लाई, लेबर डिमांड जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, दिस इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम रियल वेज रेट, और जितने लोगों को रोजगार मिलेगा ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करेगा। ओके, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। जो भी आप लोग के डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं।